हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स में चंद्रकांता सीरीज़ की पहली कॉमिक्स का तीसरा और अंतिम भाग। जब कमला ललिता को लादे हुए घर पहुंची तो वहां पहले से ही कोहराम मचा हुआ था। किशोरी के नाना रणधीर सिंह को जब ये मालूम हुआ कि किशोरी को गायब कराने में माधवी का हाथ है तो वे एकदम से बौखला उठा। कहने को माधवी भी उसकी सगी देवती थी, लेकिन उसके खराब चाल चलन के कारण उसने माधवी से अपना नाता तोड़ रखा था। उस पर किशोरी की घटना ने तो रणधीर सिंह के दिल में माधवी के प्रति और नफरत पैदा कर दी। कमला ने ललिता को ले जाकर एक गुप्त व अंधेरी कोठी में कैद कर दिया और फिर अपने भाई हरनाम सिंह को साथ ले किशोरी की तलाश में घर से पैदल ही निकल पड़ी। दोपहर होते होते वे दोनों भाई बहन फिर उसी चौराहे पर जा पहुंचे जहाँ कल ललिता मिली थी। वे दोनों बेधड़क गया जाने वाले ऊबड़ खाबड़ मार्ग पर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद कमला को रास्ते में पैरों की एक पाजेब पड़ी मिली। वह चौंक कर बोली, अरे ये पाजेब कैसे पड़ी है? शायद किशोरी के पैर की लगती है। हरनाम सिंह ने हरनाम सिंह ने भी उस पाजेब को देखा और कहा, बेशक ये पाजेब उसी के पाँव की है। फिर तो निश्चय ही किशोरी इधर से गई है। हाँ, जब उसे मालूम होगा कि वह दुश्मनों के जाल में फंस गई है तो उसने चुपके से अपनी पाजेब उतारकर ज़मीन पर फेंक दी होगी, ताकि उसकी खोज में आने वाले लोगों को जब ये पाजेब मिलेगी तो वे समझ जाएंगे कि वह इधर से गई है। फिर वे दोनों कुछ और आगे बढ़े तो किशोरी के पाँव की दूसरी पाजेब भी उन्हें मिल गई। तब वे दोनों भाई बहन बेधड़क राजमहल की ओर बढ़ गए। उधर माधवी की खुशी का ठिकाना न था, लेकिन उसकी सखी तिल्लोत्मा उस दिन बहुत दुखी और उदास थी। उसे उदास देखकर माधवी ने उससे पूछा, तिल्लोत्मा, आज तो क्यों उदास है? आज तो खुशी का दिन है कि किशोरी मेरे कब्जे में है। लगता है तुम्हें अपने राज्य की चिंता नहीं है कि उसके अंदर क्या हो रहा है। राज्य की चिंता करने की मुझे क्या ज़रूरत है? इस काम के लिए दीवान जी, सेनापति और शहर कोतवाल मौजूद तो हैं। उन तीनों के होते हुए किसी भी की क्या मजाल जो हमारे राज्य की ओर फूटी आंख उठाकर दी देखे। ये ठीक है कि उन तीनों के होते हुए इस राज्य पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन तुझे तो इन तीनों की भी खबर नहीं है। कोतवाल साहब तो जहन्नुम चले ही गए। दीवान जी और सेनापति भी एक दो दिन में वहाँ के लिए कूच करने वाले हैं, और अगर अब तक वे दोनों चले भी गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये तू क्या कह रही है तिलोत्मा? मैं ठीक कह रही हूँ माधवी। बिना परिश्रम के ही ये राज्य राजा वीरेंद्र सिंह का होने वाला है। इसलिए कहती थी कि इंद्रजीत सिंह को अपने जाल में मत फंसा। उनका एक एक जासूस आफत का परकाला है। उन लोगों को छेड़ना ऐसा है जैसे किसी आतिशबाजी में चिंगारी छुआ देना। जब से चपला यहाँ आई है तब से ये कांड शुरू हो गए। तो क्या चपला यहाँ मौजूद है? हाँ, उसने ही यहाँ पहुँचकर सबसे पहले उस सुरंग के ताले की दूसरी चाबी तैयार की, जिस रास्ते से तू यहाँ आती जाती है और जिसमें मैंने किशोरी को कैद कर रखा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके दूसरे दिन मैं जब ललिता के साथ तालाब के किनारे पहुंची तो देखा वीरेंद्र सिंह के जासूस वहां बैठे बातचीत कर रहे थे। मैंने उनकी छिपकर बातचीत भी सुनी। वे लोग दीवान जी, सेनापति और कोतवाल को गिरफ्तार करने की योजना बना रहे थे। तभी मुझे एक मजाक सूझा और मैंने छींक दिया। मेरी छींक सुनकर वे लोग मुझे कोसने लगे। मैंने सोचा था कि मेरी छींक सुनकर वे लोग अपनी कार्रवाई रोक देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। 2 ही दिन में भैरव सिंह और तारा सिंह ने कोतवाल को धोखा देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। तो फिर क्या किया जाए? मेरा विचार तो है कि उस पानी वाली सुरंग को बंद करवा दूँ, ताकि उस रास्ते से कोई यहाँ आने जाने न पाए। उधर कोतवाल धर्म सिंह ने जब माधवी को एकांत में खड़ा देखा तो बड़ा खुश हुआ। वह कोतवाल दौड़कर माधवी के पास पहुंचा। अगर मुझे इस तरह अपनी किस्मत के खुलने का पता होता तो क्या मैं इस तरह बेखबर होकर बैठा रहता? अब भी क्या बिगड़ा है, चलो कहीं एकांत में चलकर बैठते हैं। तब वह माधवी कोतवाल को एक सुरंग के पास ले गई और जोर से सीटी बजाई। मुझे ये औरत माधवी नहीं लगती। ज़रूर इसमें धोखा है। कहीं मैं दुश्मनों के जाल में तो नहीं फंस गया। सीटी के बजते ही उस सुरंग से देवी सिंह बाहर निकल आया। कोतवाल साहब को गिरफ्तार कर लो देवी सिंह। देवी सिंह ने तब कोतवाल के हाथ पांव एक रस्सी से बांध दिए कि तभी कोतवाल के दोनों अंगरक्षक अपनी तलवार लेकर देवी सिंह की ओर दौड़े, मगर बीच में ही वे दोनों भैरव सिंह और तारा सिंह के शिकार बन गए। उसी क्षण उन दोनों जासूसों को एक लड़की तेजी से पहाड़ी गुफा की ओर भागती दिखाई दी। भैरव सिंह और तारा सिंह, अगर मेरी जिंदगी सलामत रही तो मैं तुम दोनों से बदला ज़रूर लूँगी। इस बार तो तू मेरे हाथों से बच गई तिलोत्मा, पर अगली बार मैं तुझे भागने का मौका नहीं दूंगा। कोतवाल को गिरफ्तार करने के बाद वे सब एक तालाब के किनारे जाकर बैठ गए। मुझे चिंता है कि कुंवर इस समय बड़ी परेशानी में होंगे, क्योंकि उस सुरंग की चाबी मेरे पास है। कुंवर इतने कमज़ोर नहीं है भाभी, जो आसानी से किसी के काबू में आ जाएंगे। उससे पहले हम दीवान और सेनापति को मौत के घाट उतार देंगे। उसी क्षण तारा सिंह को तालाब के पानी में कोई आदमी तैरता हुआ दिखाई दिया। अरे, इस तालाब के अंदर कोई आदमी है जो छिपकर हमारी बातें सुन रहा था। अभी पता चल जाएगा कि कौन है वे। इतना कहकर भैरव सिंह पानी में कूद पड़ा।
कुछ क्षण बाद वह उसे पकड़कर पानी से बाहर निकाल लाया। अरे ये तो कमला है माँ, किशोरी की सहेली और नंबर 1 की जासूस। कहो कैसी हो तुम, किशोरी कैसी है? तब कमला ने पूरी कहानी चपला को सुना दी। वह बेचारी तो माधवी की कैद में पड़ी है। ललिता इंद्रजीत सिंह को धोखा देकर उसे अपने साथ ले गई। तूने ये काम बड़ा अच्छा किया बेटी के, ललिता को पकड़ लिया। अब हमारा काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये सारा बखेड़ा तो आपके बेटे ने खड़ा किया है। ये न इंद्रजीत का वेश बनाकर शिद्दत गढ़ जाते और न बेचारी किशोरी की ये दुर्दशा होती। मुझे मालूम है बेटी, तू चिंता न कर, सब ठीक हो जाएगा। समय ज़्यादा हो गया, अब हमारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है भाभी। वे सब लोग वहाँ से चले गए। एक दिन आधी रात को इंद्रजीत सिंह ने खूंटी पर टंगी हुई तलवार उतारकर कमरे में जलता हुआ चिराग बुझा दिया। फिर अंधेरे में ही वह अनुमान से उस कोठरी के दरवाजे पर जाकर चुपचाप खड़ा हो गया, जिसके दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था। कुछ देर के बाद अचानक दरवाजे का ताला खुला तो वह चौकन्ना हो गया। उस ताले के खुलते ही दरवाज़ा अंदर से खुला और एक औरत ने दूसरी तरफ निकलकर ताला फिर से बंद करना चाहा कि तभी इंद्रजीत सिंह ने फुर्ती से उस औरत से चाबी छीनकर उसे अंदर ढकेल दिया और दूसरी तरफ से ताला बंद कर दिया। वह औरत माधवी थी, जिसके हाथ से इंद्रजीत सिंह ने चाबी छीनी थी। लेकिन अंधेरे के कारण वह इंद्रजीत सिंह को पहचान न सकी और जोर से चिल्ला पड़ी, पकड़ो पकड़ो, कोई मेरे हाथ से चाबी छीनकर भाग गया। लेकिन अंधेरा होने पर भी इंद्रजीत सिंह को उस सुरंग के अंदर जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। नीचे पहुंचकर जब उसने दूसरा दरवाज़ा खोला तो उसे कुछ दूर पर हल्की सी रोशनी दिखलाई दी। उस रोशनी में से उसे एक औरत हथकड़ी बेड़ियां पहने हुए ज़मीन पर पड़ी हुई दिखलाई दी। वह किशोरी थी। इंद्रजीत सिंह ने जल्दी से उसकी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ खोल दी और फिर पूछा, किशोरी तुम यहाँ कैसे आ गई? मेरी खुशकिस्मती यहाँ ले आई, किशोरी ने उत्तर दिया। खुशकिस्मती? ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ कुंवर साहब। पहले तो मैंने सोचा था कि मेरी बदकिस्मती मुझे यहाँ ले आई है, लेकिन आपको देखकर सोचती हूँ कि ललिता ने मुझे यहाँ लाकर बड़ी नेकी का काम किया है। मेरे होते हुए किसकी मजाल है जो तुम्हें हाथ भी लगा जाए? मेरे हाथ इस सुरंग की ताली लग गई है। अब हम दोनों बड़ी आसानी से कैसे छुट्टी पा लेंगे। तभी एक औरत अपने हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लिए वहां पहुंची, जिसे देखकर दोनों चौंक पड़े। उस औरत ने इंद्रजीत सिंह के पास पहुंचकर अपने हाथ का निशान दिखाकर उसका डर खत्म कर दिया। फिर पूछा, कुंवर तुम यहाँ कैसे आए? मैं माधवी से ज़बरदस्ती चाबी छीनकर भागा तो मुझे यहाँ किशोरी मिल गई, इंद्रजीत ने उत्तर दिया। लेकिन माधवी तो अभी अभी इसी सुरंग के रास्ते से वहाँ गई थी, फिर वह तुम्हें कहाँ मिल गई? हाँ, मैं उस समय कोठरी के दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही वह ताला खोलकर अंदर पहुंची, वैसे ही मैंने उससे चाबी छीनकर उसे कोठरी में ढकेल कर उसका ताला बंद कर दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया कुंवर। तुम शायद उस औरत को नहीं जानते, वह बड़ी बेदर्द और चांडालनी है। लेकिन मैं क्या करता चाची, उसने पानी वाली सुरंग भी बंद करवा दी थी। दूसरी चाबी तुम्हारे पास थी, इसलिए यहाँ से निकलने का बस एक यही रास्ता मुझे दिखलाई दिया। तुम शायद तिल्लोत्मा को नहीं जानते, वह शैतान की नानी है। उसने महल के बराबर इतना मजबूत जाल फैला रखा है कि अब हमारा यहाँ से सुरक्षित निकलना बड़ा मुश्किल है। हम अब भारी खतरे में पड़ चुके हैं और सवेरा भी होने वाला है। फिर क्या किया जाए चाची? क्या तुम जानते हो कुंवर कि तिल्लोत्मा इस समय कहाँ होगी? चपला ने कुछ सोचकर पूछा। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वह ज़रूर इस सुरंग के बाहर खड़ी होगी, इंद्रजीत सिंह ने उत्तर दिया। फिर तो यहाँ से बचकर निकल भागना और भी मुश्किल है। वह बड़ी चालाक है, वह ज़रूर किसी न किसी तिकड़म में होगी। इस समय हमारी मदद के लिए इस महल में और भी कोई मौजूद है चाची, या अकेली तुम ही आई हो? इंद्रजीत ने पूछा। देवी सिंह, भैरव, बद्रीनाथ महल के बाहर छिपे हुए हैं, लेकिन सूरत बदलकर कमला इस सुरंग के बाहर कमरे में खड़ी है, जिसे मैं अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ वहाँ छोड़ आई हूँ, चपला ने उत्तर दिया। कौन सी कमला? किशोरी ने चौंक कर पूछा। तुम्हारी सखी, चपला ने उत्तर दिया। लेकिन वह यहाँ कैसे आ गई? ये लंबी कहानी है जिसे सुनाने का मौका नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ से जल्दी निकल जाना अच्छा है। तो चलो चाची, जो होगा देखा जाएगा, इंद्रजीत बोला। तीनों वहाँ से चल पड़े। चपला किशोरी और इंद्रजीत सिंह के साथ सुरंग का दरवाज़ा खोलकर उस आलीशान कमरे में पहुंची, जहां कमला अपना रूप बदले सावधानी से पहरा दे रही थी। आपने बड़ी देर कर दी माँ जी, दिन निकल आया। अब यहाँ से सुरक्षित निकलना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। अब जो होगा देखा जाएगा बेटी, चलो जल्दी से इस महल से बाहर निकल चलें। वे चारों एक सुरंग के रास्ते महल से निकलकर एक बाग में जा पहुंचे, जहाँ कुछ लोग पहरा दे रहे थे। अरे, यहाँ तो पहरा लगा है, अब हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे? उस दीवार को फांद कर हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। आते समय भी मैं और कमला यही दीवार फांद कर अंदर आए थे। किंतु बाग के चारों ओर गुमटियों पर सुरक्षा सैनिकों का कड़ा पहरा था। चाची, यहाँ तो चारों ओर सुरक्षा सैनिकों का कड़ा पहरा है। अगर किसी भी सिपाही की नज़र हम पर पड़ गई तो हम सब उनकी गोलियों का निशाना बन जाएंगे। ये खतरा तो हमें लेना ही पड़ेगा कुंवर। चलो जल्दी करो।
लेकिन जैसे ही वे चारों उस दीवार के करीब पहुंचे कि कुछ दूरी पर खड़ी तिलोत्तमा की नज़र अचानक उन पर पड़ गई। वह देखो, तिलोत्तमा खड़ी है। सावधान, उसने हमें देख लिया है। ये तो गजब हो गया। वह ज़रूर कोई ना कोई पखेड़ा खड़ा कर देगी। घबराओ नहीं, मैं उसे संभालती हूँ। तुम तीनों तब तक ये दीवार लांग जाओ। उसके बाद जैसे ही चपला तिलोत्तमा को पकड़ने के लिए उसकी ओर झपटी, वह तेजी से भागकर वहां से गायब हो गई। उफ, फिर चकमा दे गई। फिर कुछ दूर पहुंचकर उसने जल्दी से गोला जमीन पर दे मारा। थड़ा! उस गोले के फटते ही गुमटी के सब सैनिक अपने अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर ऊपर गुमटियों से कूद पड़े। कमला, तुम किशोरी को फाटक की ओर ले चलो, मैं तब तक इनसे निपटता हूँ। नहीं कुंवर साहब, आप इसे लेकर यहाँ से निकल जाइए, बाकी मैं और चाची इनसे निपट कर आ जाएंगे। लेकिन उनके भागने से पहले ही कुछ सिपाही उन पर टूट पड़े और दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। खचाक! मार डाला। चपला और कमला ने भी अपनी बहादुरी दिखाई और कितनी ही लाशें वहां बिछा डाली। ले, तू भी ले अपनी वफादारी का इनाम। कुंवर, तुम किशोरी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। ओ ओ उधर फाटक के बाहर खड़े भैरव सिंह, देवी सिंह और बद्रीनाथ ने जब धमाके की आवाज़ सुनी तो वे लोग भी कूदकर अंदर आ गए और माधवी के सिपाहियों पर टूट पड़े। इधर राज्य के दीवान अग्निदत्त का मकान भी उस बाग के बिल्कुल करीब था। उसने जब तिलोत्तमा के चलाए हुए गोले की आवाज़ सुनी तो वह भी अपनी ढाल तलवार लेकर नीचे उतर आया और अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर बाग के फाटक पर जा पहुंचा। अग्निदत्त वास्तव में बहुत ही दिलेर व वीर योद्धा था। जब उसने बाग के प्रांगण में बहुत से सिपाहियों की लाशों को जमीन पर पड़ा देखा तो वह अपने सिपाहियों के साथ इंद्रजीत सिंह और किशोरी का पीछा करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने उन सब लोगों को चारों ओर से घेर लिया और मार काट शुरू कर दी। तभी अग्निदत्त की नज़र किशोरी पर पड़ी तो वह किशोरी को ज़बरदस्ती उठाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। यह देखकर इंद्रजीत सिंह को बहुत क्रोध आया, लेकिन वह उन लोगों के बीच से निकल ना सका। फिर उसने अपने जासूसों के साथ मिलकर इतना भयंकर युद्ध किया कि कुछ सिपाहियों के हौसले टूट गए और वह भाग खड़े हुए तथा कुछ मौत के घाट उतर गए। इंद्रजीत सिंह भी बहुत से घाव खाने के बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तब चपला और भैरव सिंह भी घायल इंद्रजीत सिंह को उठाकर वहां से सुरक्षित निकल गए। उधर तिलोत्तमा ने जब यह युद्ध खत्म होता देखा तो वह जल्दी से बाग के अंदर पहुंची तो देखा सुरंग का दरवाज़ा खुला था और चाबी वहीं ज़मीन पर पड़ी थी। उसने नीचे से चाबी उठाई और अंदर का दरवाज़ा बंद कर माधवी के पास जा बोली, अब यहाँ अकेली पड़ी क्या सोच रही है माधवी? मैंने तो पहले ही कहा था कि तू इस जंजाल में मत पड़। इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। वीरेंद्र सिंह के जासूस बड़ी बुरी बला हैं। वो जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसको बर्बाद ही कर डालते हैं। लेकिन तुम नहीं मानी। वीरेंद्र सिंह का कोई जासूस यहाँ नहीं आया। इंद्रजीत स्वयं मेरे हाथ से चाबी छीन ले गए और मैं कुछ ना कर सकी। तुम कर भी क्या सकती थी? वे लोग तुम्हारे सैकड़ों आदमियों को यमलोक पहुँचाकर यहाँ से साफ निकल गए। किशोरी को दीवान जी उठाकर ले गए। अब तो वह दुष्ट भी इसी ताक में होगा कि वह तुम्हें मारकर यहाँ का राजा बन जाए। तो क्या अब मेरे भाग में राज्य का सुख नहीं? क्या मुझे अब एक भिखारिन की तरह जीवन गुजारना होगा? हाँ, अगर किसी तरह यहाँ से जान बचाकर तुम भाग निकलोगी तब, वरना मुझे तो अब ये भी उम्मीद नहीं है। राजा बनने के बाद दीवान जी क्या मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे? माधवी, अगर तुझे उन पर भरोसा है तो यहाँ रहे, लेकिन मैं अब यहाँ एक पल भी ठहरने वाली नहीं। मैं तो यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। नहीं तिलोत्तमा, मुझे इस तरह अकेला छोड़कर ना जाओ। मुझे भी अपने साथ ले चलो। इतना कहकर माधवी तिलोत्तमा से लिपट गई। अगर ऐसा है तो मैं कसम खाती हूँ कि तुझे तेरा हक फिर दिलाऊंगी और वीरेंद्र सिंह के जासूसों और दीवान जी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वे भी ज़िंदगी भर याद रखेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ और भी इंतज़ाम करना है। इतना कहकर तिलोत्तमा वहाँ से चली गई। उधर दीवान अग्निदत्त को माधवी की कहानी का पता चला तो उसे गया का राज हड़पने का मौका मिल गया। उसने निश्चय किया कि वह विजयदशमी के दिन गया के राज सिंहासन पर बैठेगा। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ अग्निदत्त अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो उसे अपने पलंग पर एक चित्र रखा हुआ मिला। वह चित्र दीवान अग्निदत्त का ही था, जिसमें एक भयानक व्यक्ति अग्निदत्त की छाती पर चढ़ा हुआ उसके गले पर छुरी फेर रहा था। उस चित्र को देखकर अग्निदत्त कांप उठा और कमरे से बाहर निकल गया। इधर राजा वीरेंद्र सिंह ने मौका देखकर विजयदशमी से एक दिन पहले ही गया पर हमला कर दिया। किसी ने भी उनका मुकाबला नहीं किया, क्योंकि वहां की प्रजा और फौज स्वयं ये चाहती थी कि वीरेंद्र सिंह जैसा ही वहां का कोई राजा हो। इसलिए वीरेंद्र सिंह के नगर में पहुंचकर अपना अधिकार जमा लिया और अपने नाम की पूरे नगर में मुनादी करवा दी। वीरेंद्र सिंह के नगर में प्रवेश करते ही दीवान अग्निदत्त के जो एक दो वफादार दोस्त थे, वे लोग वहां का रंग ढंग देखकर वहां से भाग निकले। बाकी फौज और राज्य के कर्मचारियों ने अपने नए राजा वीरेंद्र सिंह का बड़े जोर शोर से स्वागत किया। विजयदशमी के दिन वीरेंद्र सिंह ने अपने छोटे बेटे आनंद सिंह को गया के राज सिंहासन पर बैठाकर उसका राज तिलक कर दिया। राजा आनंद सिंह की जय, महाराज वीरेंद्र सिंह की जय।
आनंद सिंह ने गया के राज सिंहासन पर बैठते ही प्रजा का दुख सुख जानने के लिए किले के दरवाजे पर 2 बड़े संदूक रखवा दिए और पूरे नगर में मुनादी भी करवा दी। अरे ये मुनादी कैसी पिट रही है, चलो सुनते हैं। ढोल की आवाज़ सुनकर नगर के बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। सुनो सुनो नगरवासियों, हुक्म नए राजा आनंद सिंह का कि जो भी व्यक्ति अपना दुख सुख राजा से कहना चाहते हैं वह निसंकोच राज दरबार में जाकर कहें, राजा उसका निराकरण करेंगे। और जो व्यक्ति राज दरबार में नहीं जाना चाहता वह अपनी शिकायत एक कागज़ पर लिखकर किले के बाहर रखे संदूक में डाल दे। वाह, इस नगर के तो भाग्य खुल गए जो ऐसा न्यायप्रिय राजा गया के राज सिंहासन पर बैठा है। गया की राजगद्दी अपने छोटे कुंवर को देने के बाद वीरेंद्र सिंह अपने नगर चुनार लौट जाना चाहते थे। आनंद, हम चुनार जा रहे हैं, अब यहाँ का शासन तुम्हारे हाथ में है। इतनी जल्दी पिताजी? हाँ बेटे, हमें इंद्रजीत सिंह की बहुत चिंता है, पता नहीं वह इस समय कहाँ और किस मुसीबत में होगा। आप चिंता न करें पिताजी, मैं भैया को जल्द से जल्द खोज निकालूंगा। तभी चुनार के कुछ जासूस इंद्रजीत सिंह को घायल अवस्था में लिए हुए महल के अंदर दाखिल हुए। कौन? इंद्रजीत? क्या हुआ हमारे बेटे को भैरव सिंह? शत्रुओं से लड़ते हुए घायल हो गए महाराज। वैसे अब चिंता की कोई बात नहीं है, सिर्फ बेहोशी है। लेकिन भैया तुम्हें मिले कहाँ भैरव सिंह? यहीं गया में कैद थे, यहाँ की रानी माधवी ने इन्हें कैद कर रखा था। माधवी? वह कहाँ है? वह अपनी एक जासूस तिलोत्तमा के साथ यहाँ से बचकर भाग गई है महाराज। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने बेटे को कितने ही महीनों बाद देखा था, इसलिए उन्होंने चुनार जाना स्थगित कर दिया। उन्होंने तुरंत वहाँ के राजवैद्य को बुलाकर अपने बेटे का उपचार कराया। उपचार के कुछ घंटे बाद इंद्रजीत सिंह को होश आ गया। उन्होंने अपने पिता से पूछा, ये कौन सी जगह है और किसका मकान है? ये माधवी की राजधानी गया है। ईश्वर की कृपा से यह आज हमारे अधिकार में है। मकान भी माधवी के रहने का है। जब तुम यहाँ लाए गए तब तक हमने इस शहर पर अपना अधिकार कर लिया था, वीरेंद्र सिंह ने उत्तर दिया। तभी देवी सिंह ने बात का विषय बदलते हुए कहा, शिकायती पत्रों वाला संदूक हाजिर है महाराज, उसके देखने का समय हो गया। कैसा संदूक चाचा जी? इंद्रजीत सिंह ने विस्मय से पूछा। यहाँ किले के बाहर दरवाजे पर 2 संदूक इसलिए रखवा दिए गए हैं भैया कि जो लोग दरबार में हाजिर होकर अपना दुख सुख न कह सकें वे लोग अपनी शिकायत एक कागज़ पर लिखकर इस संदूक में डाल दिया करें। आनंद सिंह ने उत्तर दिया, ये तो बहुत अच्छा प्रबंध है, बल्कि मेरी तो सलाह है कि इस तरह की शिकायत पेटियां शहर में जगह जगह रखवा दी जाएं, क्योंकि बहुत से गरीब लोग किले के पास जाने तक में डरते हैं। आपका सुझाव हमें पसंद आया बेटे, कल से इसका भी प्रबंध हो जाएगा। वैसे हमने यहाँ की गद्दी पर आनंद सिंह को बैठा दिया है, तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? वीरेंद्र सिंह ने पूछा। नहीं पिताजी, मुझे तो बहुत खुशी है। मुझे विश्वास है कि आनंद यहाँ का शासन बहुत अच्छी तरह चलाएगा। इतना कहने के बाद इंद्रजीत सिंह ने देवी सिंह से कहा, हाँ चाचा जी, वह संदूक मंगवाइए, ज़रा हम भी तो देखें कि यहाँ के लोगों को क्या दुख है। कुछ ही देर में वह संदूक लाकर इंद्रजीत सिंह के सामने रख दिया गया। आनंद सिंह ने उसे खोला तो वह शिकायत पेटी पूरी भरी हुई थी। उसमें सभी पत्र बधाई के थे, लेकिन उनमें एक पत्र ऐसा भी था जिसने उन सबको चौंका दिया। उसमें लिखा था, हम लोगों की वर्षों से यही कामना रही है कि यहाँ की गद्दी पर आप या आपके खानदान का कोई व्यक्ति बैठे। ईश्वर ने आज हम लोगों की वह अभिलाषा पूरी कर दी और दुष्टा माधवी तथा क्रूर अग्निदत्त के साए से मुक्ति मिल गई। चाहे उन दोनों की दहशत अभी हम लोगों के मन में बैठी हुई है। हमारा वह डर यह नहीं है कि यहाँ फिर उन दुष्टों का राज्य होगा तो हमें फिर कष्ट भोगना पड़ेगा। हमारा दुख तो दूसरा है, जिससे अब हमें जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाना चाहिए, वरना इस नगर के आधे लोग कुछ ही दिनों में बैकुंठ पहुँच जाएंगे। मगर नहीं, अब हमें विश्वास हो गया है कि आप लोगों के काबिल और दूरदर्शी जासूसों की नज़रों से वे बेईमान दुष्ट लुटेरे बच नहीं सकते, जिनके डर से हम लोग पूरी नींद सो नहीं पाते। कुछ दिनों से दीवान अग्निदत्त की तरफ से कुछ बदमाश इस काम के लिए नियुक्त किए गए हैं कि अगर कोई आदमी अग्निदत्त के खिलाफ आवाज़ उठाए तो उसका सिर बेखटके रात में चोरी से काट डाला जाए, या फिर दीवान साहब को जब रुपयों की ज़रूरत पड़े तो चाहे जिस जमींदार या अमीर के घर डाका डालकर उसे कंगाल बना दे। इसी कारण बाहरी चोरों और लुटेरों को भी चोरी करके अपना घर भरने और हम लोगों को सताने का पूरा मौका मिल गया। हम लोगों ने आज तक उन दुष्ट लुटेरों की शक्ल नहीं देखी है, क्योंकि वे लोग अपने मुख पर नकाब पहने रहते हैं। वे लोग कौन हैं और कहाँ रहते हैं यह हमें आज तक पता नहीं चल सका। अब आप ही हमें इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। उपरोक्त शिकायत पत्र पर शहर के मशहूर और नामी अमीरों व जमींदारों के हस्ताक्षर थे। वह पत्र उसी क्षण वीरेंद्र सिंह ने अपने मित्र देवी सिंह को उचित कार्रवाई के लिए सौंप दिया। देवी सिंह ने वचन दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर उन दुष्टों को जिंदा या मुर्दा महाराज के सामने पेश कर देंगे। उसके बाद वीरेंद्र सिंह आराम करने के लिए अपने कक्ष में चले गए। रात को इंद्रजीत सिंह के पलंग के पास ही आनंद सिंह का भी पलंग बिछा दिया गया। भैरव सिंह और तारा सिंह ने भी अपना बिस्तर उसी कमरे में ज़मीन पर लगा लिया।
उन लोगों ने सारी रात आराम से काटी और सुबह उठकर एक विचित्र तमाशा देखा। सारा कमरा खुशबूदार फूलों से भरा हुआ था। चारों आश्चर्यचकित थे। फूलों के ये गजरे और गुलदस्ते किसने इस कमरे में सजाए हैं? ताज्जुब है, यहाँ के आदमी बिना आज्ञा के ऐसा कैसे कर गए? मैं अभी पूछता हूँ कि ये बदतमीजी किसने की है। तब भैरव सिंह ने कक्ष के बाहर पहरा दे रहे सेवक को अंदर बुलाया। दरबान, सुबह इस कमरे में कौन आया था? कोई नहीं सरकार। कोई नहीं आया तो फूलों के ये गुलदस्ते कमरे में कहाँ से आ गए? पता नहीं सरकार, मैं तो रात भर दरवाजे पर पहरा देता रहा हूँ, एक पल के लिए भी कहीं नहीं गया। फिर दरबान के कक्ष से बाहर निकलते ही दोनों जासूस सोच में पड़ गए। समझ में नहीं आता कि ये गजरा माजरा क्या है। इसका तो पता लगाना होगा तारा सिंह। इसका तो आज रात को ही पता चल जाएगा कि ये काम किस शैतान का है। अगली रात भैरव सिंह ने सोने से पहले कक्ष का दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने बिस्तर पर लेट गए। आज वह शैतान हमसे बचकर नहीं जा पाएगा। अफसोस, आज वह चमत्कारी अपना कोई चमत्कार नहीं दिखा पाएगा। भैरव सिंह होशियार, खट। मैं तैयार हूँ तारा सिंह। अगले ही क्षण कमरे का एक पट खुला और एक सुंदर युवती जेवरों से लदी हुई उस कमरे में दाखिल हुई। दोनों राजकुमारों ने भी उसे हैरानी से देखा। अरे ये लड़की कौन है? ये तो कोई अप्सरा मालूम पड़ती है, लेकिन इसके माथे पर यह निशान कैसा? किसी चोट का तो नहीं? ये कोई मानव तो नहीं लगती। मानव में इतनी सुंदरता कहाँ? ये तो कोई साक्षात देवी लगती है, या फिर कोई अदृश्य शक्ति है जो निडर होकर यहाँ खड़ी है। लेकिन जैसे ही वे दोनों जासूस उठकर उस लड़की की तरफ बढ़े कि वह लड़की पास की कोठरी में घुस गई। उस युवती ने उस कोठरी का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। यह देखकर इंद्रजीत सिंह तकिए का सहारा लेकर उठ बैठा और बोला, उस कोठरी में किसी तरफ से भी जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर उसे खोलकर देखें भैया? आनंद सिंह ने पूछा। इतनी जल्दी क्या है आनंद? इतना कहने के बाद इंद्रजीत सिंह ने उन तीनों को अपने पास बुला लिया और पूछा, क्या वह युवती इसी दरवाजे से अंदर आई थी? बेशक, वह इसी दरवाजे से अंदर आई थी, भैरव सिंह ने उत्तर दिया। तभी तारा सिंह बीच में बोल पड़ा, मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि कमरे का दरवाज़ा ज्यों का त्यों बंद है और कोठरी का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है ना भैया कि कोठरी में कोई दरवाज़ा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कोठरी में अंदर से कोई गुप्त दरवाज़ा हो? आनंद सिंह ने अपनी शंका व्यक्त करते हुए पूछा। मुझे अच्छी तरह मालूम है आनंद कि उस कोठरी में कोई दरवाज़ा नहीं है, इंद्रजीत सिंह ने विश्वास के साथ कहा। फिर तो उस युवती के बारे में यही कहा जा सकता है कि वो कोई चुड़ैल थी, तारा सिंह बोला। ये तुम क्या अंटिशन पक रहे हो तारा सिंह? भूत प्रेत या चुड़ैल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, आनंद सिंह ने कहा। तब इंद्रजीत सिंह ने अपनी राय देते हुए कहा, मेरा विचार है कि इस दरवाजे को पिताजी के आने पर ही खोला जाए, उससे पहले नहीं। लेकिन मेरा विचार ये था भैया कि पिताजी के आने से पहले ही अगर कोठरी का दरवाज़ा खोलकर देख लिया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। आनंद ने अपनी राय दी। ठीक है, खोलो दरवाज़ा और देखो अंदर कौन है, इंद्रजीत सिंह ने कहा। तब उस कोठरी का द्वार खोला गया और चारों आदमी एक जलता हुआ चिराग लेकर उस कोठरी के अंदर घुस गए। किंतु उस कोठरी में कोई न था। अब उन चारों के आगे यही सवाल एक पहेली बना हुआ था कि वे युवती कौन थी, क्यों उनके कमरे में आई और किस रास्ते से वह चली गई। हार कर वे चारों अपने कक्ष में वापस लौट आए। सुबह जब राजा वीरेंद्र सिंह उनके कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने चारों को चिंता में पड़ा देखकर पूछा, क्या बात है बच्चों, तुम सब लोग इतने परेशान क्यों? पिताजी, कल रात एक बड़ी अजीब घटना घटी है, इंद्रजीत सिंह ने उत्तर में कहा। अजीब घटना? क्या हुआ था रात को तारा सिंह, हमें बताओ। तारा सिंह ने तब राजा वीरेंद्र सिंह को ज्यों की त्यों रात की घटना बता दी। पूरी घटना गौर से सुनने के बाद राजा वीरेंद्र सिंह ने गंभीर होकर कहा, यह बात किसी और को मालूम नहीं होनी चाहिए, वरना इस महल में खलबली मच जाएगी और सैकड़ों बेसिर पैर की अफवाहें उड़ने लगेंगी। इतना कहकर उन्होंने उस कोठरी का दरवाज़ा बंद करा दिया। उधर राजा वीरेंद्र सिंह ने देवी सिंह को अमीरों के जिस पत्र की जांच करने के लिए भेजा था वह उसकी तहकीकात करके जल्दी ही वापस लौट आया। उसने राजा वीरेंद्र सिंह को पूरी कहानी बताते हुए कहा, रामशिला पहाड़ी के नीचे मैंने एक कागज़ अपने हाथ से लेकर चिपका दिया, जिसमें लिखा था, मुझे मालूम है कि जो दीवान अग्निदत्त के विरुद्ध होता है तुम लोग उसका सिर काट लेते हो, उसका घर लूट लेते हो। लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि अग्निदत्त का मुझसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं, और गया जी में मुझसे ज़्यादा मालदार भी कोई नहीं है। उस पर मैं अकेला हूँ। अब देखना है कि तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ते हो। अच्छा, फिर क्या हुआ चाचा? आनंद सिंह ने पूछा। बस होना क्या था, उस राह से आने आने वाले राहगीर उसको पढ़ते और अपने रास्ते चले जाते, और मैं एक चट्टान की ओट में छिपा उन सबको देखा करता। और उस कागज को पढ़कर वे दोनों एक घाटी में पहुंचे, जहां 15-20 आदमियों के झुंड में एक सुंदर युवती खड़ी हुई थी, जिसके माथे पर कांटे का निशान था। देवी सिंह की बात सुनने के बाद
अब हमें विश्वास हो गया है कि वही औरत उस रात हमारे कक्ष में आई थी और चकमा देकर निकल गई। अगर ऐसा है तो तुम देवी सिंह के साथ जाकर अपना शक मिटा लो, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। तब देवी सिंह, तुम आज अपने साथ भैरव सिंह और तारा को भी ले जाओ और उन्हें उस औरत को दिखा देना। जो आज्ञा महाराज। उसी शाम को भैरव सिंह व तारा सिंह देवी सिंह के साथ उस जगह के लिए रवाना हो गए। रात को वे तीनों वहां पहुंच गए जहां वह औरत सरदार अपना बिस्तर लगाए बैठी थी। उसके सब साथी उसके सामने बैठे थे। तारा सिंह, क्या ये वही औरत है जो उस रात तुम्हारे हमारे कक्ष में घुसी थी? हाँ, है तो वही। तभी एक सुंदर युवती दौड़ती हुई वहां आई और उस सरदार औरत के कान में कुछ फुसफुसाई। ये क्या चक्कर है चाचा? चुपचाप तमाशा देखते रहो, हमें इस समय करना कुछ नहीं है। उसकी बात सुनते ही वह सरदार औरत एकाएक गुस्से से उठ खड़ी हुई। चलो मेरे साथ, आज फैसला हो जाएगा। वह उस युवती के साथ गुफा से बाहर निकलकर एक और तेजी से चल पड़ी। उसके पीछे पीछे उसके सब साथी भी चले गए। उनके वहां से चले जाने के बाद तीनों जासूस भी गया के लिए चल पड़े। राजा वीरेंद्र सिंह को जब यह पता चला कि वह औरत एक गिरोह की सरदार है तो उन्होंने महल में कड़ा पहरा लगा दिया और स्वयं कुंवर इंद्रजीत सिंह के कमरे में सोने लगे। इंद्रजीत सिंह के कक्ष में दोनों तरफ दो कोठरियां थीं, जिसमें एक पूजा की कोठरी थी और दूसरी वह विचित्र कोठरी थी जिसमें वो युवती घुसी थी। उसी कोठरी के दरवाजे पर राजा वीरेंद्र सिंह ने एक रात अपना पलंग बिछवाया और सारी रात जाग कर पहरा देने का फैसला किया। आधी रात के समय जब राजा वीरेंद्र सिंह कमरे में घूम रहे थे कि उस कोठरी से अचानक कुछ खटके की उन्हें आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत अपनी तलवार निकालकर तारा सिंह को जगाने के लिए आगे बढ़े कि तारा सिंह पहले से ही सचेत होकर उठ खड़ा हुआ। फिर आधे मिनट के बाद साकल खटकने की आवाज़ हुई, जैसे किसी ने अंदर से कोठरी बंद की हो। उसके बाद पैरों के धमाधम की आवाज़ आने लगी, मानो 4-5 आदमी कोठरी के अंदर उछल कूद मचा रहे हों। थोड़ी देर बाद पैरों की धमाधम और तेज हो गई, जिसकी आवाज़ सुनकर आनंद सिंह और इंद्रजीत सिंह भी जागकर उस कोठरी के पास पहुंच गए। उन्होंने उस कोठरी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर दरवाज़ा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद उन्हें तलवारों की झंझनाहट भी सुनाई दी। उसके बाद यकायक सन्नाटा छा गया। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और भैरव सिंह को साथ लेकर देवी सिंह आते हुए दिखाई दिए। तब देवी सिंह ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग अभी तक जाग रहे हैं? हाँ देवी सिंह, यहाँ मामले ही कुछ ऐसा हुआ पड़ा है कि हम सबको जागना पड़ा। इतना कहकर वीरेंद्र सिंह ने सारी कहानी उन दोनों को सुना दी। फिर कहा, हम लोग यही राह देख रहे थे कि सवेरा हो जाए और तुम लोग भी आ जाओ तो इस कोठरी को खोल कर देखें कि क्या है इसके अंदर। कोठरी खोली गई। एक हाथ में रोशनी और दूसरे हाथ में नंगी तलवार लेकर पहले देवी सिंह कोठरी के अंदर घुसे और तुरंत ही बोल उठे, यहाँ तो खून खराबा मच चुका है। यह सुनकर सब लोग भी उस कोठरी के अंदर घुस गए। कोठरी का फर्श पूरी तरह खून से भीगा हुआ था और बीच में एक लाश पड़ी हुई थी बेसिर की। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह लाश किसकी है। कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक लंगोट उसकी कमर पर था। दाहिने हाथ में उसके तलवार थी मगर वह हाथ भी कटा हुआ था। लेकिन सबसे विचित्र बात तो यह थी कि वह हाथ किसी सुंदर युवती का था। उस हाथ में हीरों का जड़ाऊ कड़ा था। जब इन बातों का शहर के लोगों को पता चला तो एक चर्चा का विषय बन गया। कोई कहता गया जी के भूत प्रेत ने सता रहे हैं, तो कोई कहता नए महाराज के महल में देव व परियों ने अपना डेरा डाल रखा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि दीवान अग्निदत्त के वफादार डाकू ये सारा फसाद कर रहे हैं। लेकिन शहर के लोगों का विचार उस समय बिल्कुल ही बदल गया जब राजा वीरेंद्र सिंह के हुक्म से देवी सिंह ने उस सिर कटी लाश को, जो कोठरी में पाई थी, उठवाकर चौराहे पर रखवा दिया और उसके पास एक मुनादी वाले को बैठा दिया, जो लोगों को पुकार कर कहता कि अग्निदत्त के वफादार डाकू जो शहर के अमीरों और जमींदारों को सताया करते थे, वे राजा के जासूसों के हाथ गिरफ्तार होकर मारे जाने लगे हैं, जिसमें से एक डाकू की लाश ये है। उधर दूसरे दिन शाम को राजा वीरेंद्र सिंह अपने साथी देवी सिंह के साथ चुनार के लिए रवाना हो गए। इस शहर का सबसे मुख्य जगह विष्णुपात का है, जिसके चारों तरफ घनी आबादी वाला इलाका है, जो शहर के उत्तर में रामशिला पहाड़ी के नीचे आबाद है और जहाँ के सब मकान मिट्टी और खपरेल के बने हुए हैं। उस घनी आबादी वाले इलाके में से दो आदमी कंबल ओढ़े निकले और नदी की ओर चल पड़े। रामशिला पहाड़ी के पूरब में नदी के बीच में एक टीला था, जिसके ऊपर कुटी में एक साधु रहता था, जिसके आसपास कई मानव खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी। साधु की उस कुटी का दरवाज़ा अंदर से बंद था। तभी उन दोनों में से एक ने कुटी के दरवाजे पर पहुंचकर अपने हाथ की ताली बजाई। कौन है? दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। अगले ही क्षण उस सन्यासी ने कुटी का दरवाज़ा खोला। वे दोनों आदमी अंदर आ गए। कुटी में धूनी जल रही थी और दो औरतें वहाँ बैठी थीं, जिनमें से एक का हाथ कटा हुआ था। अंदर पहुंचकर उन दोनों आदमियों ने अपना कंबल उतार दिया। महाराज, आपने मेरे बारे में क्या सोचा?
मैं क्या सोचूं? तुम अपना राज्य दूसरे को देकर भाग गई, इसलिए अब तो वही मालिक है और वे लोग इन्हीं के कर्मचारी माने जाएंगे। लेकिन मैं अपना राज्य फिर से अपने कब्जे में करना चाहती हूँ स्वामी जी। तुमसे जो हो सके करो, पर मैं किसी तरह की तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो मैं कभी किसी के भले बुरे का साथी नहीं हुआ। नहीं हुए, मगर अब होना पड़ेगा। अगर आपने इनकार किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें साधु समझ कर छोड़ छोड़ नहीं दूंगी। ठीक है, मुझे आज रात का समय दो सोचने के लिए। कल तुम इसी समय यहाँ आना, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक दिन और इंतज़ार कर लूँगी। इतना कहकर वह हथकटी औरत अपनी दूसरी साथी औरत के साथ वहाँ से उठकर चली गई। लेकिन कुटी के पीछे छिपकर खड़े आदमी ने उन दोनों का उनके मकान तक पीछा किया। हम्म, तो यहाँ रहती हैं ये दोनों। उसके बाद वह उसी कुटी के अंदर पहुंचा और दंडवत प्रणाम कर साधु के सामने बैठ गया। कहो देवी सिंह, उनका घर देखा है? जी महाराज। देखो, माधवी को जान से ना मारना और बेचारी कामनी पर दया रखना। वीरेंद्र सिंह ने वीरेंद्र सिंह से कह देना कि वह अपने बेटे आनंद का विवाह कामनी के साथ कर दे। ये हमारी आज्ञा है। और हाँ, अब तुमसे मुलाकात ना होगी। मैं कल ये कुटिया छोड़कर चला जाऊंगा। मैं महाराज से कह दूंगा स्वामी जी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। राजा वीरेंद्र सिंह के चुनार चले जाने के बाद इंद्रजीत सिंह को राजगृह फतेह कर लेने की धुन सवार हुई। वह राजगृह तो पहले भी फतेह कर सकता था, मगर उसे चिंता थी तो सिर्फ किशोरी की, क्योंकि वह अग्निदत्त के कब्जे में थी। बहुत सोच विचार करने के बाद इंद्रजीत ने अपने मित्र भैरव सिंह से कहा, भैरव सिंह, मैं राजगृह जाना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? वहाँ आप अकेले जाकर क्या करेंगे? भैरव सिंह ने पूछा। उस दुष्ट अग्निदत्त के लिए तो मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। वह सब ठीक है, फिर भी हमें कोई भी कदम कमज़ोर नहीं उठाना चाहिए। अच्छा, अगर तुम कहते हो तो मैं आनंद सिंह को समझा दूंगा कि वह मेरे बताए हुए दिन एक सरदार को थोड़ी सी फौज लेकर हमारी मदद के लिए भेज दे। फिर जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर भैरव सिंह भी खामोश हो गया। उसी दिन शाम को दोनों भाई घोड़ों पर सवार हो अपने दोनों जासूसों तथा सैनिक सरदारों के साथ शहर घूमने के लिए निकल पड़े। घूमते घामते जब दोनों भाई शहर से बाहर पहुंचे तो इंद्रजीत सिंह ने अपने भाई आनंद सिंह से कहा, आनंद, मैं किसी काम के लिए भैरव सिंह को अपने साथ लेकर राजगृह जा रहा हूँ। इसलिए आज से ठीक 8वें दिन तुम किसी सरदार को थोड़ी सी फौज देकर हमारी मदद के लिए भेज देना। ठीक है भैया, लेकिन आपका अकेले जाना मुनासिब नहीं है भैया। दुश्मन के घर जाकर अपने को सुरक्षित रखना बड़ा मुश्किल है भैया। और फिर आपके इस तरह चले जाने से मेरा मन भी हानि लगेगा। छोटे भाई की बात सुनकर इंद्रजीत सिंह ने भैरव सिंह की ओर देखा तो भैरव सिंह ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ कुंवर साहब कि आप 2-4 दिन का सब्र रखें। तब तक मैं राजगृह के सब हालात मालूम कर लाऊंगा। तुम लौटोगे कब तक भैरव सिंह? आनंद ने पूछा। 4 दिन के अंदर मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर भैरव सिंह वहां से राजगृह की ओर चला गया। इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह वापस अपने महल लौट गए। रात का समय था। इंद्रजीत सिंह अपने पलंग पर लेटा हुआ भैरव सिंह के बारे में सोच रहा था। भैरव सिंह को राजगृह गए हुए आज 3 दिन हो गए, मगर अभी तक उसकी कुशलता को कोई समाचार नहीं मिला। तभी पहरे पर तैनात एक सिपाही ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो इंद्रजीत ने इशारे से उससे पूछा, क्या है? कुंवर साहब, आपका एक जासूस आया है और वह आपको इसी समय मिलना चाहता है। उस पहरेदार ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। ठीक है, तुम कमरे की रोशनी तेज करके उसको अंदर बुला लाओ, इंद्रजीत सिंह ने आदेश दिया। थोड़ी देर बाद ही स्याह मखमल की पोशाक पहने, कमर में अपना खंजर लटकाए एक खूबसूरत युवक इंद्रजीत सिंह के कक्ष में दाखिल हुआ। उसे देखकर इंद्रजीत सिंह के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह बोला, मैं तुम्हें पहचान गया कमला। क्यों नहीं पहचानेंगे कुंवर साहब, आप तो हर घड़ी जासूसों के संग ही रहते हैं, कमला ने कहा। अच्छा, तुम पहले ये बताओ कि किशोरी कहाँ है? उसे अग्निदत्त की कैसे छुट्टी मिली या नहीं? उसकी खबर तो अग्निदत्त को भी नहीं है कुंवर साहब। तो फिर कहाँ है वे? है तो वे इसी शहर में। इसी शहर में? तो फिर उससे मुझे मिलवा दो। तो फिर चलिए मेरे साथ, लेकिन अपने साथ किसी जासूस को ज़रूर ले चलिए। वैसे भैरव सिंह तो यहाँ है ही नहीं। तो क्या हुआ, तारा सिंह को साथ ले चलता हूँ। ठीक है, उन्हीं को ले चलिए। इतना कहकर कमला कक्ष से बाहर हो गई। तब इंद्रजीत सिंह ने तारा सिंह को बुलाया। वे तीनों लोग उसी रात विष्णु पादिका के मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के करीब बने मकान के पास पहुंचकर कमला खड़ी हो गई। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? इसलिए कि तुम लोगों को इस दरवाजे से ले जाना उचित नहीं है। क्यों? इस मकान के दरवाजे के सामने एक जमींदार का मकान है जिस पर पहरा लगा रहता है। अगर उन पहरेदारों ने तुम्हें देख लिया तो गजब हो जाएगा। तो फिर मैं इस दरवाजे से अंदर जाती हूँ, तुम लोग पीछे की तरफ से कमंद के जरिए मकान में पहुँचो। ठीक है। तभी ठहरो, कमंद तभी फेंकना जब मैं छत के ऊपर से झांकूं, वरना तुम्हारा कमंद कौन पकड़ेगा? इतना कहकर कमला मकान में घुस गई और इंद्रजीत सिंह और तारा सिंह मकान के पिछले भाग की ओर चल पड़े। इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए पड़े हैं
चंद्रकांता संतति भाग 2। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ की अगली कॉमिक्स यानी चंद्रकांता संतति के भाग 2 में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।